So, hello everyone, this is Swapratam Dwivedi and welcome to Chem Horizon. So, today we will start the coordination compounds. Without wasting any time, let's jump into it. So, पहले मैं एक छोटा सा कंपाउंड लिखता हूँ जैसे NaCl, HCl, H2SO4। तो ये वाले जो कंपाउंड होते हैं ये आयोनिक होते हैं। इनको अगर आप किसी भी सोल्यूशन पे डालो तो क्या होता है, आयन्स फॉर्मेशन होता है। तो आयन्स क्या देंगे, Na+ देंगे, Cl- देंगे, ये H+ देगा, Cl- देगा, ये भी H+ देगा और SO4 2- देगा। सही है, इतना तो अब तो पहले से ही पता है, रेडिकल्स जब पढ़ रहे थे तो इतना पता है कि आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं वो आयन्स देते हैं इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में देते हैं। लेकिन एक और कंपाउंड जो हम देखते हैं, कुछ इस तरह के कंपाउंड होते हैं जो हमें आयन तो देंगे लेकिन कुछ अलग तरह के आयन देंगे। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, पहले कभी देखा नहीं होगा इस तरह के कंपाउंड्स, ये भी आयोनिक होते हैं। लेकिन जब इस तरह के कंपाउंड को हम सॉल्यूशन में डालते हैं तो ये क्या करते हैं, ये आयन देते हैं 4K प्लस FeCN6 4-। ठीक है, ये दो तरह के आयन दिए, एक K+ दिया और एक FeCN6 4- दिया। तो ये किस तरह के आयन है, ये जो होता है किस तरह के आयन होता है, ये पहले कभी इस तरह के आयन देखा है, इसमें अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें ना तो इसमें प्रेजेंट क्या है, इसमें प्रेजेंट है Fe2+ और cyanide-, ये दोनों प्रेजेंट है। समझ में आ रहा है कुछ? लेकिन ये जब सॉल्यूशन में डालते हैं ना ये कंपाउंड को, ये Fe2+ और Cn- ये एक होल यूनिट की तरह बिहेव करते हैं, एक होल यूनिट की तरह। तो ये वाला आयन देते हैं और ये वाला जो आयन है ये फर्दर डिसोशिएट नहीं होता, ये एज इट इज FeCN6 4- की तरह ही सॉल्यूशन में देता है। तो यहाँ से Fe2+ और cyanide- हमें नहीं मिलता। लेकिन जब सिंपल कंपाउंड हम लेते हैं तो वहाँ पे जो कंस्टिट्यूएंट आयन होता है वो सिंप्लीफाई फॉर्म में हमें मिलते हैं, लेकिन इसमें नहीं मिलते। एक्सपेरिमेंटली देखा गया ना, जब लैब में इसको एक्सपेरिमेंटली डिसोशिएट किया गया तो ये एक यूनिट की तरह एक आयन इस तरह के दिया। ठीक है, तो इस तरह के आयन को हम क्या बोलेंगे, इस तरह के आयन में क्या होता है, एक cyanide- होता है और Fe+ होता है। इनके बीच में क्या होता है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड से इस तरह की कोई आयन फॉर्मेशन होता है तो ये दिखने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स नहीं लगता, बिल्कुल लगता है। तो इसी से आया कॉम्प्लेक्स आयन या फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का कॉन्सेप्ट। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के लिए बोल देता हूँ कि कॉम्प्लेक्स ये आपसे कहाँ से आया, इसको हम कॉम्प्लेक्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि सिंस ये देखने में कॉम्प्लेक्स लगता है, इनमें आयन्स भी होते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी होता है और एक होल एक यूनिट की तरह होता है। और ये जो Fe जो 4- जो चार्ज है ये एक आयरन के पास होता है। तो ये कंपाउंड, ये जो आयन है इसकी जो फॉर्मेशन है, इसकी फॉर्मेशन का तरीका जो है वो इतने कंपेयर टू दिस आयन्स इतने सिंपल नहीं होते, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। तो आप ऐसे समझ सकते हो, क्योंकि ये एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है तो इसलिए हम इसको कॉम्प्लेक्स आयन बोलते हैं। ठीक है, इस तरह के आयन को हम कॉम्प्लेक्स आयन बोलते हैं, क्योंकि ये अलग अलग तरह के आयन मिलके एक होल यूनिट की तरह बिहेव करते हैं और जो चार्ज होता है वो एक ही सेंट्रल एटम जो होता है उनके ऊपर ही चार्ज रहता है। तो एक होल यूनिट है, इसीलिए हम इसको कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ठीक है,
तो ये जो सारा खेल था ना, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? इसकी शुरुआत क्या, तो एक साइंटिस्ट थे, इनका नाम था अल्फ्रेड वेर्नर। ठीक है, पूरा बेसिक्स जाएंगे, समझेंगे कि ये ओरिजिन कहाँ से हुआ, इसके ओरिजिन्स। तो ये जो अल्फ्रेड वेर्नर थे, इनको हम बोलते हैं फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। यही वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये सब शुरुआत किया और कुछ थ्योरीज दिए, इसके बेसिस पे ये कॉम्प्लेक्स आयन की कॉन्सेप्ट हमें इंट्रोड्यूस किया और हम उसके बारे में जान पाए, वो आगे पढ़ पाए। ठीक है, तो इन्होंने किया क्या, एक्चुअली किया क्या था, इन्होंने ये किया था, इन्होंने क्या किया, कुछ कंपाउंड लिए, कुछ कंपाउंड। अच्छा, पहले मैं आपको एक एडिशन कंपाउंड के बारे में कुछ बता देता हूँ। एडिशन कंपाउंड ये होता है, समझ लो, अगर कोई कंपाउंड है CuSO4 प्लस 4NH3, अगर हम इसको यहाँ से मिलाया तो एक इस तरह की कंपाउंड फॉर्मेशन होता है CuSO4.4NH3। यहाँ पे हुआ क्या ना, CuSO4 के इर्द गिर्द उसकी सराउंडिंग में 4 NH3 आयन जो NH3 जो कंपाउंड होता है वो घूमते रहते हैं। तो ये टोटल एक यूनिट की तरह बिहेव करने लगते हैं। इन्होंने कोई इसको ब्रेक नहीं किया, अमोनिया जो है वो CuSO4 को ब्रेक नहीं किया, बस इसके साथ जाके जुड़ गया, इसके सराउंडिंग में घूमता रहा और एक टोटल एक होल यूनिट की तरह बिहेव करने लगे। तो इसको हम बोलते हैं क्या, एडिशन कंपाउंड। और कभी कभी ऑर्गेनिक में या फिर कोई भी कहाँ पे भी कुछ भी देखा होगा कोई रिएक्शन में, इसको हम अडॉप्ट भी बोल देते हैं, अडॉप्ट एडिशन कंपाउंड। यहाँ पे कोई बॉन्ड कोई ब्रेक नहीं हो रहा है, बस एक CuSO4 के साथ 4 अमोनिया जो है इसके सराउंडिंग में घूमते रहते हैं और एक यूनिट की तरह बिहेव करते हैं, तो इसलिए इनको एडिशन कंपाउंड बोलते हैं। सिंस कोई छेड़खानी नहीं होता यहाँ पे, तो इसलिए सिंपली ऐड हो जाते हैं, 4 अमोनिया की जो मॉलिक्यूल है वो CuSO4 में ऐड हो जाते हैं, इसलिए हम इसको एडिशन कंपाउंड बोलते हैं। तो इसी तरह के अगर हम AgCN में क्या लेंगे, कैशियन लेंगे, तब भी हमको KCN.AgCN मिलेगी। ठीक है, ये दोनों भी एक यूनिट की तरह बिहेव करेंगे। तो ये सिंपली किसी भी कंपाउंड के किसी भी बॉन्ड को ब्रेक करने वगैर यहाँ पे जाके अटैच हो गया, तो यहाँ पे सिर्फ एडिशन हुआ। तो इसलिए हम इस तरह की कंपाउंड को, जो डॉट यहाँ पे दिया हुआ है ना, रिप्रेजेंट करता है, दिस रिप्रेजेंट्स एडिशन, एन एडिशन कंपाउंड। ओके, तो एडिशन कंपाउंड समझ गए। ये जो एडिशन कंपाउंड होते हैं ये दो तरह के होते हैं, एक होता है टू टाइप्स, एक ये होता है डबल सॉल्ट, और इसको हम लैटिस कंपाउंड ही बोलते हैं, लैटिस कंपाउंड। तो डबल सॉल्ट जो होता है ये क्या होता है, ये सॉलिड फॉर्म में स्टेबल होते हैं, सॉलिड फॉर्म में एक लैटिस स्ट्रक्चर बनाते हैं और स्टेबल होते हैं। Okay, the addition compounds which are stable in solid state but are broken down into individual constituents when dissolved in water or any kind of solvent। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक ये हो गया,
KCCl KCl Mg (6H2O), ये एक एडिशन कंपाउंड है, ये एक एडिशन कंपाउंड है। जब हम इसको सोल्यूशन बनाया इसका, तो जब सोल्यूशन बनाया तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने KCl भी दिया और MgCl भी दिया एज इट इज, कोई भी बॉन्ड को ब्रेक करने बिना, कोई भी बॉन्ड को ब्रेक करे बिना इन्होंने KCl भी दे दिया और MgCl भी दे दिया। ये दोनों, ये सब एक एडिशन कंपाउंड थे। तो जब इनको उन्होंने डिसोशिएट किया तो इन्होंने KCl को एज इट इज दिया और MgCl को एज इट इज दिया। तो इस तरह की जो कंपाउंड होते हैं एडिशन कंपाउंड, इन्होंने अपना आइडेंटिटी लूज नहीं किया, अपना आइडेंटिटी लूज नहीं किया। जब हम इसको सोल्यूशन में डाले, ये एज इट इज अपने जो कॉन्स्टिट्यूएंट कंपाउंड होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट जो सॉल्ट होते हैं, यहाँ पे दो सॉल्ट है ना, एक KCl सॉल्ट है और एक MgCl2 सॉल्ट है, तो दोनों सॉल्ट को एज इट इज दे दिया सोल्यूशन में डालने के बाद। तो इसलिए हम इसको डबल सॉल्ट बोलते हैं, क्योंकि दो अलग अलग तरह की सॉल्ट आपस में मिलके ये एक एडिशन कंपाउंड बनाते हैं, तो इसीलिए हम इसको डबल सॉल्ट बोलते हैं। लेकिन क्या हो, अगर एक एडिशन कंपाउंड को सॉल्यूशन में डालने के बाद इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट आयन्स होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं, वो एज इट इज नहीं दिए तो, डिसोसिएट नहीं दिए तो इसको हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोल देंगे, कॉम्प्लेक्स आयन बोल देंगे, जैसे हमने पहले देखा था। तो दो तरह की हमें एडिशन कंपाउंड देखने को मिलता है, एक डबल सॉल्ट मिलता है और एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मिलता है। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में डिफरेंस ये है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो होता है वो डिसोसिएट नहीं होता फर्दर, वो एक होल आयन की तरह ही बिहेव करता है जो कॉम्प्लेक्स आयन होता है। पहले में देखा है ना कि जैसे ये होता है, पहले जैसे K4 Fe पहले दिखा था ना, 4-, ठीक है, ये है। इसको अगर हम सॉल्यूशन में देंगे तो ये FeCN6 देगा, CN6 4-, ये भी एडिशन कंपाउंड है, लेकिन ये फर्दर डिसोसिएट है कि Fe+, Fe2+ एंड Cn- आयन नहीं देता। लेकिन डबल सॉल्ट जो होता है वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयन को इजीली प्रोवाइड कर देते हैं। ये KCl फर्दर डिसोसिएट हो जाएगा, K+ दे देगा, Cl- दे देगा, यहाँ पे Mg2+ दे देगा और Cl- दे देगा। यही होता है डबल सॉल्ट की, जो डबल सॉल्ट होते हैं उनकी आइडेंटिटी ये होता है कि ये एज इट इज सिंपलेस्ट फॉर्म में अपना जो कॉन्स्टिट्यूएंट आयन्स होते हैं इनको सॉल्यूशन में दे देते हैं। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स आयन होता है ये भी एडिशन कंपाउंड होता है, लेकिन ये सिंपल जो आयन होता है, इसके सिंपल आयन क्या है, Fe2+ एंड साइनाइड-, लेकिन ये Fe2+ थोड़ी देता है सॉल्यूशन में, नहीं देता। तो ये सब एक्सपेरिमेंटली देखा गया। तो इसी की बेसिस पे हम ये जो एडिशन कंपाउंड होते हैं इनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया। एक होता है डबल सॉल्ट, जिनमें कोई भी आयन, कोई भी सॉल्ट अपना आइडेंटिटी लूज नहीं करता। जब हम डबल सॉल्ट को एक सॉल्यूशन में डालते हैं तो ये अपना कॉन्स्टिट्यूएंट जो सॉल्ट होते हैं इनको दे देते हैं और वही सॉल्ट फर्दर डिसोसिएट होके सिंपलेस्ट आयन भी देते हैं। लेकिन और एक दूसरा तरीका है जो कि है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। एडिशन कंपाउंड की जो दूसरा कैटेगरी है वो है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है। तो दूसरा है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। सेकंड, एक तो हो गया डबल सॉल्ट, दूसरा हो गया कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है डोंट break up into its constituent ions। सिंपल सी बात है, दो तरह के एडिशन कंपाउंड हो गए। एक हो गया डबल सॉल्ट जो अपना सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ आयन को सॉल्यूशन में डिसोसिएट करके देता है, अपना आइडेंटिटी लूज नहीं करता। लेकिन जब कॉम्प्लेक्स होता है, जो दूसरा कैटेगरी है, वो सॉल्यूशन में कॉन्स्टिट्यूएंट आयन को नहीं देता, वो एज इट इज एक होल कॉम्प्लेक्स आयन की तरह ही डिसोसिएट होता है, फर्दर डिसोसिएट नहीं होता। कुछ एक्सेप्शंस है जो थोड़ा डिसोसिएट होते हैं, इनको हम इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, वो हम आगे देखेंगे।
ठीक है। तो डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बीच में यही होता है मेन डिफरेंस। In this complex ion, the central ion is attached to Lewis bases anions through coordinate bonds. Through coordinate bonds. वही एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सपोज यहाँ पे एक और देख लो, H2O होल 6 2 प्लस, ये भी एक कॉम्प्लेक्स आयन है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स आयन है। तो यहाँ पे ये जो सेंट्रल एटम होता है, यही होता है सेंट्रल एटम, आयरन। तो आयरन के आसपास 6 जो वाटर होते हैं, ये क्या करते हैं, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। ये होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन देगा ना, ऑक्सीजन की जो लोन पेयर है वो देंगे। कोऑर्डिनेट बॉन्ड पता है ना, केमिकल बॉन्डिंग में मैंने बताया था कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड में एक लोन पेयर जो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो डोनर होता है, जिसके ऊपर एक अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, वो डोनेट करता है, कंप्लीट लोन पेयर को डोनेट कर देगा। जिसको ज़रूरत होगी 2 इलेक्ट्रॉन की तो डोनेट कर देगा। तो इसके ऊपर के पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया, इसके वैकेंट ऑर्बिटल थे तो इसलिए इन्होंने एक्सेप्ट किया। तो ये जो बॉन्ड है ना ही कोवैलेंट है ना ही आयोनिक है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया। तो कॉम्प्लेक्स आयन में क्या होता है ना, जो सेंट्रल एटम होता है इट इज अटैच्ड टू सम काइंड ऑफ लुईस बेसेस और आयंस और some sort of neutral molecules through coordinate bonds। इसीलिए कॉम्प्लेक्स आयन जो होता है ये सिंस एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड से अटैच्ड होते हैं, एक कॉम्प्लेक्स एक यूनिट की तरह बिहेव करते हैं, तो इनको जब सॉल्यूशन में डालेंगे ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट जो एटम कॉन्स्टिट्यूएंट जो आयन्स होते हैं इनको डिसोशिएट नहीं करते और नहीं देते, होल यूनिट की तरह ही बिहेव करते हैं। तो इसीलिए डबल सॉल्ट breaks down into its constituent ions but coordination compounds do not। okay, तो समझ में आ गया एडिशन कंपाउंड क्या होता है। 2 तरह के होते हैं, एक डबल सॉल्ट होता है जिसको हम लैटिस कंपाउंड भी बोलते हैं, क्योंकि वो लैटिस स्ट्रक्चर बना होते हैं, वो सॉलिड स्टेट में होते हैं। सॉल्ट ये लैटिस स्ट्रक्चर बनाएगा सॉलिड स्टेट में, आगे देखोगे तुम। और दूसरा जो कैटेगरी है वो है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होल यूनिट की तरह रहता है और ये डिसोशिएट नहीं होता आगे। तो ये तो हो गया एडिशन कंपाउंड की स्टोरी। एडिशन कंपाउंड ले लिए। तो वेर्नर ने क्या किया, जो अल्फ्रेड वेर्नर थे इन्होंने क्या किया ना, एक तरह के एक्सपेरिमेंट किया। तो मैं ये बता रहा हूँ कि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और ये जो स्ट्रक्चर्स, ये जो ब्रैकेट बना के हम स्क्वायर ब्रैकेट बना के कॉम्प्लेक्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ये सब आया कहाँ से। ये फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है ना वेर्नर। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कुछ तरह की जो एडिशन कंपाउंड है इनको ले लिया, ठीक है। जैसे COCl3 डॉट 4NH6 ले लो, 6 से 4 तक जाएंगे, 6NH3, ठीक है। फिर ले लिया इन्होंने COCl3 5 ले लिया, 544 5NH3। ये एडिशन कंपाउंड है ना, COCl3 में ये NH3 जो होते हैं वो एडिशन होता है, एडिशन कंपाउंड है। तो ये ले लिए COCl3 4NH3, फिर COCl3 4NH3। तो इस तरह के कुछ एडिशन कंपाउंड ले लिए। इनमें क्या किया, इनमें ये किया कि एक्सेस अमाउंट ऑफ AgNO3 डाला, एक्सेस अमाउंट ऑफ AgNO3 डाला इन्होंने, ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट डाला। तो जब सिल्वर नाइट्रेट डाला तो यहाँ पे हमें इन्हें मिला क्या, इन्हें मिला एक AgCl की प्रेसिपिटेट। जब यहाँ पे Ag प्लस था ना, Ag प्लस था और NO3 माइनस था, एक आयोनिक कंपाउंड होता है। ये जब रिएक्ट करेगा इसके साथ, ये Cl माइनस को पिकअप कर लेगा। Cl माइनस जो आयन होता है ये Cl माइनस को पिकअप करके AgCl एक सॉल्ट होता है सॉलिड, और ये प्रेसिपिटेट की तरह नीचे बैठ जाता है, ठीक है। जब हमने इसको AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट एक्सेस अमाउंट पे डाला तो ये जो चारों तरह की डिफरेंट एडिशन कंपाउंड थे ये अलग अलग अमाउंट ऑफ AgCl को प्रेसिपिटेट की तरह फॉर्म में दिया,
ठीक है, यहाँ पे आया 3 मोल AgCl, ठीक है, यहाँ पे आया 3 मोल ऑफ AgCl और यहाँ पे आया 2 मोल ऑफ AgCl प्रेसिपिटेट के फॉर्म में। यहाँ पे आया 1 मोल AgCl और यहाँ पे आया 1 मोल AgCl। अच्छा बात बताओ, जो हमने 4 एग्जाम्पल लिया उसमें सब में क्लोरीन 3 है, 3 आइटम ऑफ क्लोरीन है, तो इसके हिसाब से अगर हम AgNO3 डालते हैं तो सब में 3 मोल ऑफ AgCl मिलना चाहिए, 3 मोल ऑफ AgCl मिलना चाहिए अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्री। तो हमें 3 मोल ऑफ AgCl मिलना चाहिए सब में, लेकिन वो नहीं मिला, वो उन्हें नहीं मिला। कुछ कंपाउंड में 3 मोल AgCl मिले, कुछ कंपाउंड में 2 मोल ऑफ AgCl की प्रेसिपिटेट मिला, तो कुछ कंपाउंड में 1 मोल भी मिला। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो Ag प्लस आयन है ना, कुछ कंपाउंड में वो 3 ही क्लोरीन आटम को के साथ रिएक्ट कर पाया, कुछ में 2 के साथ रिएक्ट किया, 2 AgCl बनाए, कुछ में सिर्फ 1 क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर पाया। ऐसा क्यों हुआ? अगर ये सारे के सारे 3 क्लोरीन एटम कंटेन करते हैं तो इनमें तो इक्वल अमाउंट ऑफ AgCl प्रेसिपिटेट होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। मैंने बताया था ना कि जो आंखों से दिखता है वो होता है रियलिटी, और इसी को एक्सप्लेन करने के लिए हम थ्योरी ले आते हैं, और जब थ्योरी रियलिटी से मैच करता है, थ्योरी इज सेल्फ सफिशिएंट टू एक्सप्लेन द रियलिटी, देन हम उसको सच मान लेते हैं और हम आगे उसको अप्लाई करते हैं, लोगों को बताते हैं। तो वर्नर ने ये जब एक्सपेरिमेंट किया, इनकी जो एनालिसिस के हिसाब से ये कंक्लूजन आया कि ये जो चारों तरह की अलग अलग कोऑर्डिनेशन एडिशन कंपाउंड उन्होंने लिया था, तो इनकी स्ट्रक्चर जो है वो सिमिलर नहीं है। कुछ ऐसा हुआ होगा, यहाँ पे सिर्फ 3 क्लोरीन एटम अवेलेबल होंगे सिंपलेस्ट Cl- के फॉर्म में, इसीलिए यहाँ पे 3 AgCl फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पे सिर्फ 2 ही Cl- आयन अवेलेबल होंगे, इसीलिए यहाँ पे 2 AgCl फॉर्मेशन हुआ। और यहाँ पे सिंपल सी बात है, यहाँ पे सिर्फ 1 Cl- आयन अवेलेबल हुआ होगा, इसीलिए यहाँ पे 1 मोल ऑफ AgCl मिला। सेम अप्लाइज दिस ऑल्सो। ओके, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सिंस ये देखा, इसके लिए इन्होंने थ्योरी इंट्रोड्यूस किया, वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी। तो देखा, ये था इनका एक्सपेरिमेंट। इन्होंने और भी बहुत सारे कंपाउंड लिए थे, बस एग्जांपल के लिए 4 मैंने दिखा दिया यहाँ पे। तो इन्होंने जब बहुत सारे एडिशन कंपाउंड लिए, उनको अलग अलग अमाउंट ऑफ AgCl मिला, whereas it contains the equal amount of Cl- आयन, फिर भी उनको अलग अलग अमाउंट ऑफ AgCl की प्रेसिपिटेट मिला। तो इसी को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ थ्योरी लाए। तो इस थ्योरी उन्होंने क्या दिया ना, वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी। तो वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी में इन्होंने कुछ पोस्टुलेट्स दिए। ठीक है, तो कुछ पोस्टुलेट्स दिए। पहला पोस्टुलेट, एक एक पोस्टुलेट देखेंगे और डिटेल में इसको डिस्कशन करेंगे। तो वर्नर का जो पहला पोस्टुलेट था
वेनर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी में इन्होंने क्या प्रपोज किया कि इन्होंने दो तरह की वैलेंसी दिखाए, जैसे हम सिंपल से कंपाउंड लेते हैं NaCl, तो इसमें इसकी जो वैलेंसी है ये +1 -1, तो इसको एक चाहिए होगी, इसको इसके पास एक एक्स्ट्रा है, सही है, Cl- के पास एक एक्स्ट्रा होगा, तो इसीलिए इनकी जो वैलेंसी है वो 1 1 है, तो इसको हम बोलते हैं प्राइमरी वैलेंसी, तो इन्होंने दो तरह की वैलेंसी इंट्रोड्यूस किया, एक होता है प्राइमरी वैलेंसी और दूसरा होता है सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला, सेकेंड पोस्टुलेट इनका ये था, प्राइमरी वैलेंसी इज ionizable and it is satisfied by negative ions, ठीक है। ये हो गया ना Na+ की Na जो सोडियम होता है, सोडियम की जो वैलेंसी होता है वो 1 होता है और वो Cl- आयन से ही सेटिस्फाई होता है। जो नेगेटिव आयन होते हैं वो एक मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, मेटल की जो इलेक्ट्रोनेगेटिव वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, मेटल के ऊपर प्लस चार्ज होता है, तो जो प्लस चार्ज होगा उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसकी ये हो गई जो इलेक्ट्रॉन चाहा उन्होंने, ये हो गया प्राइमरी वैलेंसी। तो प्राइमरी वैलेंसी जो है वो कोई भी नेगेटिव आयन से ही सेटिस्फाई होगा, ठीक है, प्राइमरी वैलेंसी। सो द प्राइमरी वैलेंसी इज आयोनाइजेबल। ये देखो ये मेटल है ना सोडियम की जो प्राइमरी वैलेंसी है 1, और ये 1 आयोनाइज होता है, इसीलिए ये Cl- आयन देता है जब सॉल्यूशन में जाता है, तो Cl- आयन देता है, तो ये जो प्राइमरी वैलेंसी है इसको हम आयन में फॉर्मेशन कर सकते हैं, and it is only satisfied by the negative ions, not satisfied by neutral molecules। कोई भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल मेटल की जो प्राइमरी वैलेंसी है वो सेटिस्फाई नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये आयन की थ्रू ही सेटिस्फाई होता है। ये हो गया सेकंड पोस्टुलेट। तो थर्ड देखते हैं। Secondary valency is actually non-ionizable and satisfied by neutral molecules or negative ions also। ये हो गया थर्ड पोस्टुलेट। सेकेंडरी वैलेंसी आर नॉन आयोनाइजेबल एंड दीज आर सेटिस्फाइड बाय न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और negative ions also। The secondary valency is equal to its coordination number that is fixed for a particular metal। सही है। तो ये जो सेकेंडरी वैलेंसी होता है इसको हम कोऑर्डिनेशन नंबर भी बोलते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर और ये फिक्स्ड फॉर अ मेटल। जैसे प्राइमरी वैलेंसी फिक्स होता है ना, वैसे सेकेंडरी वैलेंसी भी फिक्स होता है। तो हमने क्या सीखा ना, जब प्राइमरी वैलेंसी होता है वो सिर्फ नेगेटिव आयन से ही सेटिस्फाई होता है, और जब एक मॉलिक्यूल को डिसोसिएट करेंगे तो जो आयन्स इसके प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करते होंगे वो डिसोसिएट होकर आयन दे देंगे। लेकिन जो सेकेंडरी वैलेंसी है वही जिसकी मैं बात कर रहा था कि होल यूनिट की तरह कहता है, कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्मेशन करता है। तो इसीलिए जो सेकेंडरी वैलेंसी है इसी को एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी सेटिस्फाई कर सकता है और एक नेगेटिव आयन भी सेटिस्फाई कर सकता है। ठीक है,
तो ये हमने देखा। तो फोर्थ में क्या है? फोर्थ में ये है through secondary valency are have characteristics special arrangements तो इन्होंने फोर्थ पोस्टुलेट में क्या कहा? इन्होंने ये कहा कि जो आयन्स और जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल होते हैं जो मेटल को अटैच होते हैं थ्रू सेकेंडरी वैलेंसी, इन्होंने सेंट्रल जो मेटल होता है मेटल के सराउंडिंग में एक डेफिनेट स्पेशल अरेंजमेंट में ही रहते हैं। इसी से आता है ये कॉम्प्लेक्स आयन और एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की स्ट्रक्चर। इसीलिए डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है। ऑक्टाहेड्रल हो गया, ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल हो गया, स्क्वायर प्लानर हो गया और ट्रायंगोनल। तो ये सब हमने देखा। टेट्राहेड्रल हो गया। तो ये सब जो होता है, जो आयन्स होते हैं और जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल होते हैं जो सेकेंडरी वैलेंसी से मेटल से अटैच होते हैं, ये क्या करते हैं? ये सेकेंडरी वैलेंसी सिंस दीज आर अटैच्ड इन सेकेंडरी वैलेंसी, तो ये क्या करते हैं? ये सेंट्रल मेटल के सराउंडिंग में एक डेफिनेट स्पेशल अरेंजमेंट में ही रहते हैं। ठीक है, वो हम आगे दिखाएंगे कि कैसे एक स्पेशल अरेंजमेंट होता है। ठीक है, डिफरेंट कोऑर्डिनेशन नंबर से डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट हमें देखने को मिलता है। तो हमने एक एक्सपेरिमेंट देखा था, तो इन्होंने ये 4 पोस्टुलेट दिए। ठीक है, इसी का डेरिवेटिव बना के और भी पोस्टुलेट बना सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन ये जो मेन पोस्टुलेट थे बस ये 4 ही थे। ठीक है, 4 ही थे। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने जो बोला क्या बोला? जो एक्सपेरिमेंट किए थे इनिशियली, क्या किया था ना? पहले लिए थे COCl3 6NH3 एक एडिशन कंपाउंड लिया था। इन्होंने AgNO3 के साथ मिलके क्या दिया? 3 मोल ऑफ AgCl दिया। तो इसीलिए इसकी जो स्ट्रक्चर हमने निकाला, ये क्या था? COCl 3 मोल दिया ना, 3 मोल दिया। ये जो चारों पोस्टुलेट दिए, इसी के बेसिस पे इन्होंने ये सारे एडिशन कंपाउंड के स्ट्रक्चर्स हमें थ्योरेटिकली इंट्रोड्यूस किया, प्रपोज किया, ये जो स्ट्रक्चर्स होते। तो वो स्ट्रक्चर क्या है देखते हैं कि CO पे क्या करते हैं? 6 अमोनिया ये होते सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हैं और ये एक 3+ आयन की तरह रहते हैं, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। और ये जो क्लोरीन है ये बाहर रहता है आयोनाइजेबल फॉर्म में, जो कि प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, ये जो मेटल की जो प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करता है 3 क्लोरीन एटम, और ये जो सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हैं 6 न्यूट्रल अमोनिया मॉलिक्यूल। इसीलिए जब हम इस पे AgNO3 डालते हैं एक्सेस अमाउंट पे, तो ये सिर्फ जो आयोनाइजेबल Cl3 है ना, जो आयोनाइजेबल Cl3 है इसी पे ही रिएक्ट करता है। जो ये होल यूनिट है ना, ये कॉम्प्लेक्स आयन, इसी को डिसोसिएट नहीं कर पाता। मैंने पहले बताया था ना, जो कॉम्प्लेक्स आयन होते हैं वो डिसोसिएट नहीं होते, इजीली डिसोसिएट नहीं होते। वो एक होल यूनिट की तरह ही, एक कॉम्प्लेक्स आयन एक होल आयन की तरह बिहेव करते हैं। सिंस यहाँ पे क्लोरीन बाहर है, तो ये प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करता है, इसीलिए Ag+ इसके साथ रिएक्ट कर पाया। तो सिंह यहाँ पे 3 AgCl दे दिया। अच्छा, ये इन्होंने प्रपोज किया ये वाला स्ट्रक्चर। तो और एक लेते, और एक हमने लिया था, ये हमने 5NH3 मॉलिक्यूल लेते, ये एक एडिशन कंपाउंड था। इस पर जब हमने AgNO3 डाला, इन्होंने क्या दिया हमें? इन्होंने हमें दिया 2 मोल। ठीक है, 2 मोल AgCl। तो इसी को एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने इसका भी स्ट्रक्चर दे दिया। क्या दिया? ये दिया कि 3 थे ना, तो CONH3
होल 5 कर दिया और एक Cl को भी अटैच कर दिया, इसी को एक होल यूनिट की तरह रखा और एक 2+ चार्ज दे दिया और बाहर क्लोरीन को 2 क्लोरीन रख दिया। ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर इन्होंने प्रपोज किया। किसके लिए? जहाँ पे 2 मोल ऑफ HCl आया था तो दिया। इसमें क्या हुआ ना, ये जो एक क्लोरीन था ना अंदर, ये एक क्लोरीन अंदर चला गया और एक अमोनिया मॉलिक्यूल को हमने रिड्यूस कर दिया। तो 6 है ना, तो 5 ले लिए, तो 5 और 6 की जगह एक क्लोरीन को हमने अंदर ले आया, तो ये क्लोरीन जो है ये कॉम्प्लेक्स आयन का पार्ट हो गया। ठीक है, ऐसा हुआ होगा, इसीलिए तो ये 2 मोल ऑफ HCl दिया, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आयोनाइजेबल 2 क्लोरीन ही थे। ये वाला जो क्लोरीन ये आयोनाइजेबल नहीं है, ये वाला जो क्लोरीन है ये आयोनाइजेबल नहीं है, नॉट आयोनाइजेबल। इसको आप आयन पे Cl- में कन्वर्ट नहीं कर सकते, सिर्फ ये 2 को कर सकते हैं। यही हमें आयोनाइजेबल, यही हमें वर्णन ने सिखाया। वर्णन ने बोला कि ये जो 2 क्लोरीन है ना इस वाले कंपाउंड में, इस वाले एडिशन कंपाउंड में, यहाँ पे 2 क्लोरीन ही आयोनाइजेबल है, क्योंकि यही 2 क्लोरीन ही प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हैं। इसीलिए हम Ag+ जो है इसके साथ रिएक्ट करके 2 मोल ऑफ HCl पाया हमने। लेकिन ये वाला क्लोरीन अंदर रहा ना, इसलिए इसको डिस्टर्ब नहीं कर पाया। सही है, तो ये था इनका दूसरे जो जहाँ पे 2 मोल मिला था इसका एक्सप्लेनेशन। अच्छा, फिर हम देखते हैं कि 1 मोल क्यों मिला। 1 मोल क्यों मिला? जब इन्होंने देखा कि COCl3 और यहाँ पे लिया 4NH3 लिया और हमें क्या मिला, AgNO3 जब डाले तो हमें 1 मोल ऑफ HCl मिला। तो इसका जो स्ट्रक्चर है इन्होंने क्या प्रपोज किया? इन्होंने प्रपोज किया कि CO यहाँ पे NH3 4 रह गए और 2 Cl2 को अंदर अटैच कर दिया। इसी के ऊपर हमने एक प्लस चार्ज क्रिएट किया और एक क्लोरीन को आयोनाइजेबल फॉर्म में बाहर रखा, ये जो कॉम्प्लेक्स आयन से बाहर रखा। तो ये हो गया टोटल होल पॉजिटिव आयन। देखो, कॉम्प्लेक्स आयन के जो कंपाउंड होते हैं ये हो गया टोटल पॉजिटिव आयन, एक होल यूनिट पॉजिटिव आयन, और ये हो गया नेगेटिव आयन। तो दोनों मिलके एक आयनिक कंपाउंड फॉर्मेशन किया। लेकिन यहाँ पे ये जो आयन था ये कॉम्प्लेक्स आयन था, सिंपल आयन नहीं था। लेकिन यहाँ पे क्लोरीन जो है एक क्लोरीन बाहर था, ये हो गया आयोनाइजेबल। और इसीलिए जब यहाँ पे हमने AgNO3 डाला तो सिर्फ एक क्लोरीन के साथ ही Ag+ जो है रिएक्ट कर पाया। इसीलिए इसने क्या दिया, 1 मोल ऑफ HCl। समझ में आया क्या होता है? तो डिफरेंट जो एडिशन कंपाउंड होते हैं उनके स्ट्रक्चर्स अलग अलग होते हैं। इनकी जो अरेंजमेंट है वो नेचुरली अपने आप अरेंज होकर रहते हैं। इनकी अरेंजमेंट के हिसाब से इन्होंने डिफरेंट अमाउंट ऑफ HCl हमने दे दिया। लेकिन हम सोच रहे थे क्योंकि सब में 3 क्लोरीन है तो 3 ही मिलने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। रियलिटी में ऐसा नहीं होता। इनकी जो अरेंजमेंट होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जो आयोनाइजेबल फॉर्म है वही सिर्फ सिंपलर आयन के फॉर्म में अवेलेबल होता है, और जो अवेलेबल आयन है उसी के साथ रिएक्ट करेगा ना। ये टोटल ये कोऑर्डिनेशन, ये कॉम्प्लेक्स यूनिट है, कॉम्प्लेक्स यूनिट को डिस्टर्ब नहीं कर सकता Ag+ नहीं कर सकता। इसीलिए तो मैंने बोला था जो कॉम्प्लेक्स आयन होता है वो डिसोसिएट नहीं होते, वो एक होल यूनिट की तरह ही सोल्यूशन में रहते हैं। लेकिन जो डबल सॉल्ट होते हैं वो डिसोसिएट होकर सिंपलेस्ट आयन देते हैं। क्लियर हो गया? तो ये जो एक्सपेरिमेंट किए थे इसी की बेसिस पे इन्होंने अपना स्ट्रक्चर भी प्रपोज कर दिया थ्योरेटिकली। तो ये जो थ्योरेटिकली स्ट्रक्चर हमने वर्नर ने दिया, तो ये सारे केसेस में जो सारे हमने एक्सपेरिमेंट किए थे, जो भी कंपाउंड, जो भी प्रोडक्ट हमने पाए थे, सबको एक्सप्लेन कर रहा है, अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है। इसीलिए तो हम इसको सच मानते हैं ना आजकल, इसलिए तो इनको फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, तो इन्होंने ये स्ट्रक्चर्स प्रपोज किया अकॉर्डिंग टू वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी। अपने आप थ्योरी दिया और उसी थ्योरी के बेसिस पे स्ट्रक्चर भी हमें अरेंज करके दे दिया। ठीक है, फॉर आवर कन्वीनियंस। ठीक है, ये जो देखो CONH3 होल 5 Cl और 2+ और Cl2। ठीक है, सो तो इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट देखो, ये जो क्लोरीन अंदर है ना, ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है।
इनसाइड कोऑर्डिनेशन स्फीयर और ये आउटसाइड कोऑर्डिनेशन स्फीयर, आउटसाइड कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इसको हम बोलते हैं काउंटर आयन। ये काउंटर आयन है और ये Cl- के फॉर्म में अवेलेबल होता है सॉल्यूशन में, इसीलिए इसने Ag+ के साथ रिएक्ट किया। लेकिन ये काउंटर आयन नहीं है, ये सेकेंडरी वैलेंसी को ये करता है। यहाँ पे भी Cl- के फॉर्म में रहता है, लेकिन यहाँ पे ये क्या करता है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। ये अपना दोनों इलेक्ट्रॉन दे देता है यहाँ पे कोबाल्ट को, ठीक है, कोबाल्ट को दे देता है। तो इसीलिए ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर रहा। जब सॉल्यूशन में डाला तो यहाँ पे हमें ये आयन मिला और एक 2 Cl2- आयन मिला, ठीक है। अब क्लियर हो गया पिक्चर कि कॉम्प्लेक्स आयन क्या होता है, डबल सॉल्ट क्या होता है, और ये वाले जो एडिशन कंपाउंड होते हैं वो अलग अलग तरह की एजीसीएल की प्रेसिपिटेट क्यों दिया। वेर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी में हमने क्या सीखा ना, हर एक मेटल की दो तरह की वैलेंसी होते हैं, एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, सही है। चलो हाँ, और एक बात तो उन्होंने बताया था कि जो आयन्स जो होते हैं इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट होते हैं, ये सेटिस्फाई करते हैं सेकेंडरी वैलेंसी को, ठीक है। मैं ये लिख देता हूँ, आयन्स इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट। इन्होंने जो स्ट्रक्चर प्रपोज किया था इसी की एक्सप्लेनेशन में इन्होंने बोला था स्क्वायर ब्रैकेट satisfy secondary valency, एंड जो आउटसाइड स्क्वायर ब्रैकेट होता है वो सेटिस्फाई करते हैं क्या, प्राइमरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी क्या था यहाँ पे कोबाल्ट 2+ स्टेट में था, कोबाल्ट जो है वो 2+ स्टेट में था ना, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो प्राइमरी वैलेंसी है यहाँ पे क्या है, 2+, 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज को काउंटर करता है 2 क्लोरीन एटम। तो आउटसाइड जो है वो प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। और ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होता है, जो कोऑर्डिनेशन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है, इनमें क्या होता है, ये आर डायरेक्शनल इन नेचर inside the square bracket satisfying the secondary valency and they are directional in nature. इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ ये जो 2 काउंटर क्लोरीन आयन थे इनकी डायरेक्शन क्या होगी ये किसी को नहीं पता, क्योंकि ये जो 2 क्लोरीन एटम जो Cl- के फॉर्म में काउंटर आयन में रहेंगे ना, ये चारों तरफ घूमेंगे। ये जो टोटल जो पॉजिटिव आयन है कॉम्प्लेक्स आयन, इसके चारों तरफ ही घूमेंगे ये 2 क्लोरीन Cl- आयन। इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है स्पेसिफिक। लेकिन जो इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट है ना, ये सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करता है। इसके एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगा, ये एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ही कोबाल्ट से अटैच होकर रह पाएगा, ये चारों तरफ नहीं घूमेगा, ठीक है। ये 5 अमोनिया एंड 1 क्लोरीन जो इसके साथ अटैच हुए हैं, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, इन्होंने अपना एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ही अटैच होंगे, ये काउंटर आयन की तरह चारों तरफ नहीं घूमेंगे, सही है। तो इसीलिए बोलते हैं जो आयन्स तो होते हैं जो इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट होते हैं, ये क्या होता है, ये सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हैं और ये डायरेक्शनल होते हैं। इनकी जो अटैचमेंट है वो स्पेसिफिक डायरेक्शन में ही रहता है, वो इनकी जो पोजीशन है, इनकी जो स्पेशल अरेंजमेंट है वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में होता है, ठीक है। अच्छा, they are directed in a specific direction. The ions present inside the coordination sphere. अच्छा, हम यहाँ पे देखेंगे कुछ सिंपलेस्ट टर्म, जो टर्म्स हमने यूज किए हैं। अच्छा, हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ने जा रहे हैं आज, तो पहला क्लास है तो थोड़ा इंट्रोडक्शन में हमने बहुत कुछ सीखा कि कहाँ से ओरिजिन हुआ, कहाँ से हमने जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को पाया,
और कैसे इसको वर्नर ने, अल्फ्रेड वर्नर ने कैसे इसको स्ट्रक्चर को प्रपोज किया और क्या क्या थ्योरीज दिए, और ये थ्योरीज एक्सप्लेन भी करते हैं सही तरह से। तो इसीलिए हमने इसको सच माना और आगे बढ़ा। तो इसके साथ हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आगे बहुत सारे टर्म्स पढ़ेंगे, तो इसी टर्म्स को आज हम डिस्कस करते हैं। क्या है? तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में कुछ बेसिक टर्म्स होते हैं, तो इसी वाले टर्म्स को हम डिस्कस करेंगे। तो पहला टर्म है कोऑर्डिनेशन एंटिटी। कोऑर्डिनेशन एंटिटी, कोऑर्डिनेशन एंटिटी जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी सेंट्रल मेटल और आयन फिक्स्ड नंबर ऑफ ions or molecules attached to it। ठीक है, COCl3 NH3 और ये 3+, ये एक आयन है, ये एक आयन है। आयन छोड़ दो, बस देखो ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। तो ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी होता है, जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी होता है, किसको हम कोऑर्डिनेशन एंटिटी बोलते हैं ना, ये सेंट्रल एटम, ये सेंट्रल एटम और ये बोलते हैं लिगैंड्स। ठीक है, ये जो टोटल है सेंट्रल एटम प्लस इट्स लिगैंड, लिगैंड मीन्स द आयंस एंड द न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स अटैच्ड टू द सेंट्रल एटम इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जो सेंट्रल एटम के साथ अटैच होंगे, जो नेगेटिव आयन भी हो सकता है और न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकता है, ये टोटल जो स्क्वायर ब्रैकेट है, ये होल यूनिट को हम बोलेंगे कोऑर्डिनेशन एंटिटी। कोऑर्डिनेशन एंटिटी, और इसको स्फीयर भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी बोलते हैं। सही है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी समझ गए। जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है ना, जिसको हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं, इसमें सेंट्रल आयन भी होता है, सेंट्रल मेटल होता है, और इसके साथ जो साथ में अटैच होंगे नेगेटिव आयन हो सकता है। और ये इनसे बेसिकली जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होंगे, वो टोटल स्क्वायर ब्रैकेट को ही हम कोऑर्डिनेशन एंटिटी बोलते हैं। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो है वो कोऑर्डिनेशन एंटिटी में नहीं जाता, वो आयोनाइजेबल होता है, वो काउंटर आयन होता है। जैसे Cl3 बाहर था ना, एक Cl2 था बाहर, एक क्लोरीन भी बाहर था। तो जो कोऑर्डिनेशन जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसको बाहर जो है उसको हम कोऑर्डिनेशन एंटिटी नहीं बोलेंगे। जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है वो टोटल यूनिट को ही हम कोऑर्डिनेशन एंटिटी बोलेंगे या फिर कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी बोलेंगे, और स्क्वायर ब्रैकेट को कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। ठीक है, तो सेकंड में आता है सेंट्रल एटम, सेकंड में आता है सेंट्रल एटम और आयन। देखो, कोई भी कोऑर्डिनेशन एंटिटी में
एक सेंट्रल एटम हमेशा होता है। केमिकल बॉन्डिंग में देखा होगा, जो भी एटम से मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम अटैच होंगे ना, उसको हम सेंट्रल एटम बोलते हैं। यहाँ पे क्या होगा, सेंट्रल एटम जो होगा वो एक ट्रांजिशन मेटल होगा। ट्रांजिशन मेटल क्या होता है वो हम ट्रांजिशन एलिमेंट में पढ़ेंगे, उसको ट्रांजिशन क्यों बोलते हैं वो भी पढ़ेंगे। बस अभी के लिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को देख लो, ठीक है। सेंट्रल एटम होता है, जैसे Fe2O6 2+, तो ये हो गया एक कोऑर्डिनेशन एंटिटी, ये टोटल एक कोऑर्डिनेशन एंटिटी। इसमें ये जो 6 के 6 वाटर है ना, ये आयरन से ही अटैच्ड है, ये आयरन से ही अटैच्ड है, ऐसे अटैच्ड है। FeOH2 6 है। तो ये हो गया ना सेंट्रल एटम, ये मेटल, और यहाँ पे 2+ स्टेट में है, ये तो सारा न्यूट्रल है, तो Fe यहाँ पे 2+ स्टेट में है, तो ये मेटल आयन हो गया। यहाँ पे मेटल न्यूट्रल भी हो सकता है और मेटल आयन भी हो सकता है। जो भी एटम से मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेसिस अटैच होंगे, इसको हम सेंट्रल एटम बोलते हैं, या फिर सेंट्रल आयन भी बोल सकते हैं अगर वो चार्ज स्टेट में होगा तो, ठीक है। तो सेंट्रल एटम और आयन समझ गए, जो बीच में होता है, ठीक है। तो थर्ड टर्म क्या है, थर्ड टर्म है लिगैंड, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है थर्ड टर्म, लिगैंड्स। लिगैंड्स, ठीक है। दो आयन्स और molecules bounded to the central atom or ion inside a coordination entity are called लिगेंड्स। तो लिगेंड्स क्या हुए, इनसाइड अ कोऑर्डिनेशन एंटिटी, कोऑर्डिनेशन जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल है और आयन है जो सेंट्रल मेटल से सेंट्रल आयन से अटैच्ड है, इनको हम लिगैंड बोलते हैं, लिगैंड बोलते हैं इनको हम। तो लिगैंड क्या हुआ ना, सपोज FeCN6 4-, ये कोऑर्डिनेशन एक कॉम्प्लेक्स आयन हुआ। तो जब कॉम्प्लेक्स आयन होगा, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या हुआ, ये हो गया कोऑर्डिनेशन एंटिटी, ये टोटल, ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर सेंट्रल एटम कौन है, मेटल, ये हो गया आयरन। आयरन के बाद आयरन को छोड़ के बाकी क्या बचे, 6 सियानाइड आयन बचे। तो जो सियानाइड आयन बचे इनको हम बोलते हैं लिगैंड। सेंट्रल मेटल को छोड़ के कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर जो भी प्रेजेंट है, वो बाकी सबको हमने लिगैंड के नाम दे दिया। तो लिगैंड या तो नेगेटिव हो सकते हैं या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो उनको हमने लिगैंड नाम दे दिया। तो सेंट्रल मेटल से जो भी अटैच्ड है इनसाइड द कोऑर्डिनेशन एंटिटी, दे आर कॉल्ड एज लिगैंड्स, ठीक है। तो लिगैंड्स डिफरेंट टाइप के होते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ लिगैंड होते हैं। अच्छा, डेंटिसिटी क्या होता है, डेंटिसिटी, डेंटिसिटी number of coordinate bonds formed by a ligand, formed by a ligand। देखो, एक लिगैंड कितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन करके एक सेंट्रल मेटल से अटैच्ड है, इसको हम इसके डेंटिसिटी बोलते हैं। जैसे अभी हमने देखा ना कि आयरन था,
यहाँ पे H2O ऐसे लगा था, तो ये एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, ये एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। तो इसीलिए सिंस ये एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, एक ही बॉन्ड फॉर्मेशन करके सेंट्रल एटम से अटैच्ड है, तो इसीलिए इसकी जो डेंसिटी हो गई वो 1 हो गई। H2O की डेंसिटी हो गई 1। क्या डेंसिटी? तो क्या एक से भी ज़्यादा बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकते हैं? कर सकते हैं, आगे देखेंगे। तो उस तरह की लिगेंड जो एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन करता है विद सेंट्रल एटम, इनको हम बोलते हैं मोनोडेंटेट। डेंसिटी समझ गए? तो यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन हो गया लिगेंड का, क्लासिफिकेशन में पहला लिगेंड आया मोनोडेंटेट लिगेंड। डेंटेट का मतलब हो जाए डेंसिटी, जिसकी डेंसिटी 1 है। लिगेंड्स having density इज इक्वल टू 1। ये जब आगे हम एग्जाम्पल देखेंगे ना, ये सब सारे क्लियर होते जाएंगे, बस सिस्टमेटिकली समझ लो। डेंसिटी ये होता है कितने नंबर ऑफ, एक पर्टिकुलर लिगेंड कितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन करता है विद सेंट्रल एटम, इसी को हम बोलते हैं। अगर वो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन करके अटैच्ड है सेंट्रल मेटल से, तो उसकी डेंसिटी 1 होगी। अगर वो 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन करके अटैच्ड है, तो इसकी डेंसिटी 2 होगी। अगर 3 बनाया तो डेंसिटी 3। ऐसे ही अगर जितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड उन्हें बनाया ना एक पर्टिकुलर लिगेंड, तो इसी नंबर को, इसी पर्टिकुलर लिगेंड के डेंसिटी बोलेंगे। अगर जिनकी डेंसिटी 1 होती है, इनको हम मोनोडेंटेट लिगेंड बोलते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे हम देख सकते हैं H2O। यहाँ पे ये जो वाटर, ये जो ऑक्सीजन की एक लोन पेयर है, ये एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन करता है विद सेंट्रल एटम। और NH3 जो होता है, ये भी एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। और Cl- भी एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। और Br- ये सब वगैरह, ये मोनोडेंटेट लिगेंड होते हैं, क्योंकि ये सेंट्रल एटम के साथ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। और दूसरा जो है वो बाइडेंटेट लिगेंड होते हैं। ये हम किसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन कर रहे हैं लिगेंड के? ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेंसिटी। ठीक है, ये जो पहला क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड बहुत तरह के होते हैं। ये हमने ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेंसिटी हमने क्लासीफाई किया। क्या है? पहला मोनोडेंटेट और दूसरा बाइडेंटेट लिगेंड्स। तो बाइडेंटेट पे एग्जांपल हम ये ले सकते हैं, जैसे मान लो, जैसे ये है CH2 ठीक है, NH2 देखो, ये एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। यहाँ पे ये एक ऑर्गेनिक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है CH2 और 2 NH2 लगा है। तो ये जो 2 NH2 है, ये टोटल मिलके एक कंपाउंड है ना, ये एक कंपाउंड है। जब ये सेंट्रल मेटल से अटैच होंगे, ये एक नाइट्रोजन एक बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, दूसरा नाइट्रोजन और एक बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। तो टोटल जो होल लिगेंड है, इसने 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन किया ना, एक सेंट्रल। सपोज यहाँ पे Fe है, आयरन है। तो ये आयरन के साथ जब ये वाला कंपाउंड लेंगे, इसको हम बोलते हैं इथिलीन डायमीन, इसको शॉर्ट में EN भी बोलते हैं। ठीक है, इथिलीन डायमीन ठीक है, EN भी बोलते हैं। तो EN के पास 2 NH2 है, 2 एंड में 2 NH2 है, ये एक चेन है, CH2 NH2 लगा है, यहाँ पे NH2 लगा है। तो ये एक नाइट्रोजन एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन किया सेंट्रल एटम के साथ, दूसरा एक और किया, तो 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन करे, तो इसकी डेंसिटी 2 है। अगर डेंसिटी 2 है तो इसको हम बाइडेंटेट लिगेंड बोलेंगे। ठीक है, और ऑक्जालेटो देखो, और एक बाइडेंटेट लिगेंड ऑक्जालेटो। ठीक है, इसको हम OX भी बोलते हैं, शॉर्ट में ऑक्जालेटो बोलते हैं। ये क्या होता है? COO- और COO-। ठीक है, ऑक्जालिक एसिड क्या होता है? ऑक्जालिक एसिड ये होता है COOH। ठीक है, ये है ऑक्जालिक एसिड। अगर ऑक्जालिक एसिड से हम 2 H को रिमूव कर दें तो एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये हो गया ऑक्जालेटो आयन। अगर नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे
टो लगाते हैं, जो सफिक्स में टो लगाते हैं वो हम आइसोमरिक जब नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे ना, आईपैक नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, तो वहाँ पे हम देखेंगे कि लिगांड की जो नेम है वो जो नोमेनक्लेचर होता है लिगांड को कैसे नेमिंग करते हैं उसको अब डिटेल में समझेंगे, कोई टेंशन लेने की बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्जालेटो आयन जो होता है इसमें 2 O- होता है, तो 2 - 1 O- 1 बॉन्ड फॉर्मेशन किया, दूसरा एक और बॉन्ड फॉर्मेशन किया, तो इसकी भी डेंसिटी 2 है ना सेटलमेंट के साथ, तो ये भी एक बाइडेंटेड लिगेंड है ना। ऐसे बहुत सारे बाइडेंटेड लिगेंड आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगर 2 से ज़्यादा हुआ डेंटिसिटी तो इसको हम सिंपली पॉलीडेंटेड लिगेंड बोल देंगे। ऐसे थोड़ी ना कि ट्राइडेंटेड, क्वाड्राडेंटेड, पेंटाडेंटेड ऐसे चलते रहेंगे, ऐसा तो बहुत ही नेम हो जाएगा, तो इसको हम सिंपली पॉलीडेंटेड लिगेंड बोल देते हैं अगर 2 से ज़्यादा हुआ, ठीक है। पॉलीडेंटेड लिगेंड बोल देते हैं, पॉलीडेंटेड। डेंटिसिटी इज मोर देन 2, इफ द डेंटिसिटी इज मोर देन 2 हो गया पॉलीडेंटेड। मन में आएगा कि एग्जांपल क्या है, तो पॉलीडेंटेड लिगेंड पे अगर हम इथिलीन डायमीन पे टेट्राएसिटिक एसिड बनाते, एक बड़ा सा कंपाउंड देखो इथिलीन डायमीन, देखो सारे के सारे आटम की वैलेंसी सेटिस्फाइड है, तो ऐसा एक कंपाउंड होता है, इसको हम बोलते हैं इथिलीन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, इथिलीन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। टेट्रा क्यों? क्योंकि 4 है यहाँ पे, सॉरी ये H नहीं रहेगा, यहाँ पे एक और CH2 होगी, COOH रहेगी, यहाँ पे भी एक और CH2 होगी, COOH रहेगी, तो 4 एसिडिक ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है, टेट्रा एसिटिक एसिड, ठीक है। इज इट विजिबल और नॉट? लेट्स सी, या विजिबल। सो इथिलीन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, इसको हम शॉर्ट में EDTA भी बोलते हैं। तो यहाँ से H को रिमूव कर दो, यहाँ से एक H, अगर हम ये चारों H को रिमूव कर दे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा एक नेगेटिव चार्ज, एक एसिटेट आयन मिलेगा, एसिटेट आयन मिलेगा ना। अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड से H को रिमूव कर दे, COOH ग्रुप से H को रिमूव कर दे, तो हमें क्या मिलेगा? हमें बस COO- मिलेगा। तो ये जो कंपाउंड है इसमें डोनेट करने के लिए कौन कौन अवेलेबल है? डोनेट करने के लिए चारों जो एसिटेट आयन की O- से है, तो 4 बॉन्ड बना सकते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और ये मत भूलो कि यहाँ पे नाइट्रोजन भी है, नाइट्रोजन के पास भी 2 लोन पेयर है, ठीक है। नाइट्रोजन के पास भी 2 लोन पेयर है, तो टोटल कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे? ये चारों ऑक्सीजन जो O- है, चारों के चारों 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे सेंट्रल मेटल के साथ, और ये जो दो नाइट्रोजन है ये भी 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगी। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ना? अगर हम ये देखते हैं कि सपोज CH2, ऐसे मान लो CH2, ये CH2 है और ये N है, ये भी N है, इस पे CH2 COO- है, इस पे CH2 COO- है, ठीक है। और इस पे CH2 COO- है, इस पे भी CH2 COO- है। तो टोटल कितने बॉन्ड बनाएंगे? टोटल बॉन्ड बनाएंगे, देखो ये नाइट्रोजन की 2 लोन पेयर है, ये भी एक बॉन्ड बनाएगा, ये नाइट्रोजन और ये ऑक्सीजन भी बनाएंगे 4 बॉन्ड, और ये नाइट्रोजन की 2 लोन पेयर है, ये भी एक बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। अगर कोई आयरन या फिर कोई भी सेंट्रल मेटल आयन हुआ, कोई सेंट्रल मेटल हुआ, तो टोटल 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स कौन बनाता है? EDTA,
इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट। एसिटिक एसिड से अगर H हटा दो तो एसीटेट बोलते हैं इसको, टेट्रा एसीटेट इथिलीन डायमीन। तो ये हो गया पॉलीडेंटेड लिगैंड, ये हो गया पॉलीडेंटेड लिगैंड क्योंकि इसकी डेंसिटी 2 से ज़्यादा है 6 से, तो ये पॉलीडेंटेड लिगैंड हो गया। एग्जाम्पल ले गया। और एक तरह की है जिसको हम बोलते हैं एम्बिडेंटेड लिगैंड, ठीक है, एम्बिडेंटेड लिगैंड। ये क्या है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, कंफ्यूजिंग नहीं है, बस नया है ना, तो इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। देखो कुछ तरह के लिगैंड ऐसे होते हैं जहाँ पे जैसे HCN माइनस, ठीक है, HCN माइनस, जैसे NO2 माइनस, NO2 माइनस, NO2 माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा ना, ये NCS भी हो सकता है। देखो SC डबल बॉन्ड N, ठीक है, SC डबल बॉन्ड N, ऐसे होता है। HCN माइनस सल्फर के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। अगर ये यहाँ पे देखो इस तरह के जो लिगैंड होते हैं ना, इनमें आप सोचोगे कि सल्फर के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है। नाइट्रोजन ऊपर भी एक लोन पेयर है, तो ये भी एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन इनकी जो नेचर है ना, इनकी जो नेचर है, ये क्या करते हैं, ये एक टाइम पे एक ही एटम ही डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन, ये दोनों एक साथ नहीं कर सकते। ऐसा कभी नहीं होगा कि सल्फर ने भी एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन कर दिया और ये वाले लोन पेयर भी एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन कर दे, ये नहीं होता। या तो एक टाइम पे सल्फर डोनेट करेगी या फिर एक टाइम पे नाइट्रोजन डोनेट करेगी। जो सल्फर डोनेट करेंगे ये एक सेंट्रल मेटल हो गया, इस पर हम कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे, HCN हो गया। अगर नाइट्रोजन डोनेट करती है तो यहाँ पे मेटल हो गया, नाइट्रोजन डोनेट करती है तो NCS होती है, ठीक है। N डोनेट करता है तो NCS होता है, अगर सल्फर डोनेट करता है तो HCN माइनस होता है। तो इस तरह के जो लिगैंड होते हैं एट ए टाइम सिंगल एटम ही डोनेट कर सकता है। इनके पास अवेलेबल है, इनके पास 2 डोनर एटम है, एक सल्फर है और एक नाइट्रोजन है, दोनों ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकते हैं, दोनों ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है ना, तो ये तो लोन पेयर हुआ, पहले से एक था और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो एक लोन पेयर हुआ। तो दोनों के पास से अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दोनों ही डोनेट कर सकते हैं, लेकिन एट ए टाइम पे ये बोलते हैं कि हम एट ए टाइम पे एक ही एटम से ही डोनेट करेंगे, या तो सल्फर डोनेट करेगा या फिर नाइट्रोजन डोनेट करेगा। इसी तरह NO2 के केस में देखो, NO2 के केस में ये है NO2, ये है NO2 माइनस पे। तो NO2 माइनस पे इसके पास एक नेगेटिव चार्ज है, ये एक लोन पेयर की तरह है, ये भी डोनेट कर सकता है, सही है। नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है, ठीक है, नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है, ठीक है। लेकिन NO2 माइनस क्या कहता है, NO2 माइनस कहता है कि या तो ऑक्सीजन को डोनेट करने दो या फिर मुझे डोनेट करने दो, सही है। तो इस तरह के कुछ लिगैंड होते हैं, कुछ टाइप ऑफ लिगैंड होते हैं जिनमें एक से ज़्यादा डोनर एटम अवेलेबल होता है, वो एक से ज़्यादा कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकते हैं, दे हैव दैट पोटेंशियल बट दे डोंट वांट टू, ओके, दे प्रिफर टू डोनेट थ्रू ए सिंगल एटम एट द सेम टाइम, ओके। तो या तो ऑक्सीजन डोनेट करेगी या फिर नाइट्रोजन, यहाँ पे या तो सल्फर डोनेट करेगा या फिर नाइट्रोजन, दोनों नहीं कर सकते। अगर सल्फर डोनेट करता है तो HCN माइनस हम बोलते हैं, लिगैंड को हम HCN माइनस बोलते हैं। अगर हम नाइट्रोजन से डोनेट करते हैं तो NCS बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। तो दोनों हो गए। अगर यहाँ पे ऑक्सीजन डोनेट करता है तो ONO बोलते हैं, ONO माइनस। अगर नाइट्रोजन डोनेट करता है तो NO2 माइनस, ठीक है। तो N से डोनेट करेगा तो N कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, अगर O से डोनेट करेगा तो ONO फॉर्मेशन करेगा। इस तरह के जो लिगैंड होते हैं जिनमें 2 ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, लेकिन 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन एक टाइम पे एक ही एटम डोनेट करता है, एक ही एटम एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है एट ए टाइम, दोनों एक साथ नहीं करेंगे। इस तरह के लिगैंड को हम एम्बिडेंटेड लिगैंड बोलते हैं, ठीक है, एम्बिडेंटेड लिगैंड बोलते हैं।
ओके, इसके बाद हम एक दूसरा क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड देखेंगे जो कि है ऑन द बेसिस ऑफ दैट डोनेशन। जो सिग्मा डोनर होता है, जो पाई डोनर होता है, पाई एक्सेप्टर लिगेंड होता है, ये भी एक तरह की क्लासिफिकेशन है, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, तो तब तक के लिए कीप लर्निंग। थैंक यू।